Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. Already we have completed with 3 chapters and today we are going to start with chapter number 4 from page number 48 in your textbook. Let us start along with me. Here in front of you, chapter number 4 is there. Check the name of the chapter, Documents Related to Formation of a Company. Friends, already we have learned regarding basic document which are fundamental for the company, which is known as Memorandum of Association and Articles of Association. Other than that, we have one more thing, prospectus, which is an invitation to the general public for investment purpose. Okay? So these 3 documents we are going to learn in a deep way. So let us start with the introduction first. At the time of incorporation of a company, following documents have to be submitted to the registrar of companies. First one is Memorandum of Association. Number 2, Articles of Association. A public company, we are talking about what? We are talking about public company. If it is collecting capital from public, public से अगर capital collect करते हैं, कौन किसकी बात कर रहे हैं? We are talking about public company. Must issue prospectus, तो उनको prospectus issue करना पड़ेगा. To invite public to buy its share so that public can come and subscribe for the share, है ना, ताकि पब्लिक आए और शेयर डिवेंचर जो भी उनको परचेस करना है वो कर सके. तो अगर हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं एज अ पब्लिक कंपनी, तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारा इशू आया है मार्केट में, आईपीओ आया है मार्केट में? तो हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक एक करके हम इसको देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. वी नो दिस इज अ प्राइमरी और बेसिक डॉक्यूमेंट for incorporation. It is very much needed. Without this particular document, our company cannot be registered with ROC. Registrar के साथ में कोई registration होगा नहीं अगर आपके पास memorandum of association नहीं है. ठीक है, so as I said, it is a primary document of a company as it states the purpose. It states the purpose. ये बताता है कि कंपनी का core purpose क्या है, मेन वजह क्या है स्टार्ट करने का. फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड, कंपनी बनाने के पीछे रीजन क्या है. इट डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक, और ये यहाँ पर यह भी बताता है कि कंपनी और कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है. दैट मीन्स आपको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा कि आप कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कंपनी के ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया है कि आप फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे. क्या बनाएंगे? फूड प्रोडक्ट्स. और आप फूड प्रोडक्ट के साथ साथ फिर रेडीमेड गारमेंट चालू कर दिया आपने, शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, ये सब सेल कर रहे हैं. तो क्या ये आपके ऑब्जेक्टिव में लिखा था? अगर नहीं लिखा था तो आप वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में मेंशन ही नहीं है. तो पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हो, आपका रोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो ये डिस्क्राइब करना है. रेंज ऑफ एक्टिविटीज किसमें आप डिस्क्राइब करेंगे? मेमोरेंडम में. तो पहली बात, मेमोरेंडम तो क्या है? प्राइमरी डॉक्यूमेंट. सेकेंड थिंग, इट स्टेट्स द पर्पस, और यहां पर हमें डिफाइन करना पड़ता है व्हाट इज आवर रेंज ऑफ activities that we are going to perform in our company. So as per the definition, section 2 subsection 56 of the Companies Act 2013 defines memorandum as, memorandum को कैसे डिफाइन किया गया? सबसे पहले आप सेक्शन के ऊपर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, एम्फेसिस कीजिए. सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन कर रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फॉर्म्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. मतलब चाहे वो ओरिजिनली फॉर्म हुआ हो वाला मेमोरेंडम है या समय समय पर उसमें जो चेंजेस किए गए हैं जैसे रिक्वायर्ड था,
इन परसुएंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, चाहे वो किसी भी पिछले प्रीवियस लॉ के प्रोविजंस या परसुएंस से बनाया गया हो, ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू या कोई प्रीवियस एक्ट के थ्रू अगर कोई मेमोरेंडम बनाया गया है, चाहे वो ओरिजिनल हो या उसके अंदर टाइम टू टाइम बेसिस पे चेंजेस किया गया हो, उसी को मेमोरेंडम कहा जाएगा, ऐसा डेफिनेशन दिया हुआ। The above definition refers to memorandum of association as legal document। तो ऊपर वाले डेफिनेशन से पता चलता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट है, दैट मस्ट बी प्रिपेयर। मस्ट मतलब आपको ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू प्रिपेयर, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि प्रिपेयर किया तो चलेगा, नहीं किया तो चलेगा, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, इट मस्ट, है ना, मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय एवरी कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो चाहे जो कोई कंपनी हो, उसको मेमोरेंडम बनाना कंपलसरी है। विदाउट मेमोरेंडम योर कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म्ड, आपकी कंपनी फॉर्मेशन में नहीं आ सकती है। यहां पर फिर लॉर्ड कैंट्स हैं, इन्होंने भी लिखा हुआ है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज इट्स चार्टर and defines the limitations of the powers of the company। कंपनी के limitations क्या है, कंपनी की पावर्स क्या है, ये इसके अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये एक चार्टर है, क्या, एक चार्टर। ठीक है, as per the definition memorandum is a document which describe the constitution of the company। कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, आप बोल सकते हैं बाई लॉज, है ना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एंड इट्स राइट्स और प्रिविलेजेस, उसके अधिकार क्या हैं, ये इसमें बताया जाता है। इट स्टेट्स द पावर ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट इट कैन नॉट डू। कंपनी का पावर शो करता है कि कंपनी क्या क्या कर सकती है, कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, ये बताया जाता है मेमोरेंडम में। ओके, तो हमने डेफिनेशन देख लिया, हमको पता चला प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, बेसिक डॉक्यूमेंट है, विदाउट दिस डॉक्यूमेंट कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, राइट्स और प्रिविलेजेस दिए गए हैं, कंपनी का पावर है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलती है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट, पहली बात हो गई, हमने डेफिनेशन में देखा, इट्स अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी व्हिच स्टेट्स इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो क्या बताता है, उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इट डिस्क्राइब एंड रेगुलेट, क्या करता है, डिस्क्राइब्स एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स। ठीक है ना, तो यहां पर कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में, आउटसाइडर कौन, दे में बी सप्लायर, दे में बी कॉन्ट्रैक्टर, दे में बी कस्टमर, दे में बी गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो ये सब कौन है, आउटसाइडर। तो कंपनी का आउटसाइडर के साथ में रिलेशन कैसा होगा, ये डिस्क्राइब कौन करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो यहां पर आपको गौर करना है, आउटसाइडर के साथ में जो रिलेशन है वो यहां पर गवर्न करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आउटसाइडर में कौन है, देखो लिखा हुआ है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स एक्सेट्रा हु कैन मेक आउट फ्रॉम द मेमोरेंडम। मतलब मेमोरेंडम से वो पता लगा सकते हैं, क्या पता लगा सकते हैं, वेदर अ कंपनी इज परमिटेड टू अंडरटेक अ सर्टेन एक्टिविटी, कि क्या ये कंपनी इस एक्टिविटी को निभा सकती है, काम कर सकती है, ठीक है ना, और नॉट, या वो नहीं कर सकती। तो कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये एक्टिविटीज कहां से पता चलेगा, मेमोरेंडम से पता चलेगा। Every company needs to prepare its memorandum of association at the time of its incorporation। तो हर एक कंपनी के लिए क्या है, कंपलसरी है कि आपको बनाना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन के समय। सबमिट इट along with the application for incorporation to the ROC। और कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, ROC में सबमिट करना पड़ेगा। It is prepared by the promoters and need to be signed by minimum प्रमोटर्स के द्वारा बनाया गया, और कम से कम अगर पब्लिक कंपनी होगी तो 7% के द्वारा सब्सक्राइब होना चाहिए। कौन से केस में, पब्लिक कंपनी के केस में कितने परसेंट, 7% ने साइन करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो 2 इज मोर देन इनफ, 2 ने किया तो भी चलेगा, अंडर विच केस, प्राइवेट कंपनीज केस। और अगर 1% कंपनी है
तो एक पर्सन का ही रजिस्ट्रेशन या सिग्नेचर वहां पर रिक्वायर्ड, सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड। Each subscriber must write against his name the number of share he has agreed to subscribe। हर एक सब्सक्राइबर ने सामने लिखना चाहिए उसके नाम के सामने कि कितने शेयर वो परचेस करेंगे। As per the Companies Act 2013, each subscriber must take at least one share। हर एक सब्सक्राइबर ने कम से कम एक शेयर लेना चाहिए। This will not be required for a company with guarantee without share capital। ये गारंटी वाली कंपनी पे, मतलब ऐसी कंपनी जहां पर शेयर कैपिटल नहीं होता है बट वो गारंटी से चलती है, ऐसी कंपनी में सब्सक्रिप्शन का ऐसा रिक्वायरमेंट होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमने पॉइंट नंबर 4 में देखा कि जब आप मेमोरेंडम बनाते हो तो मेमोरेंडम को क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे? अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, और 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 पर्सन ने सब्सक्राइब करना चाहिए। अच्छा, क्या होता है इसके अंदर? इसमें कुछ क्लॉज दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नेम क्लॉज। द नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है। सेकेंड, एड्रेस क्लॉज। थर्ड, ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। फोर्थ, लायबिलिटी क्लॉज। फिफ्थ, कैपिटल क्लॉज। एंड सिक्स्थ वन, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्लॉज में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन पता चलती है। तो एक एक करके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 6, एज इट डिफाइंस द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो मेमोरेंडम है वो जो प्रकृति और चरित्र है कंपनी का वो शो करता है, नेचर एंड कैरेक्टर। इट इज नॉट इजी टू ऑल्टर द क्लॉज। और आपने एक बार ये क्लॉज लिख दिए, इसको चेंज करना आसान नहीं है, क्योंकि फिर चेंज करना होगा तो आपको सारे मेंबर्स से कंसेंट लेना पड़ता है। उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए, और कैसी मेजॉरिटी होनी चाहिए? 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए, तब जाकर के आप उसमें चेंज कर सकते हो। इट कैनॉट कंटेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो कंपनीज एक्ट 2013 के अगेंस्ट जाता हो, उस रूल को क्लैश करता हो, कट करता हो, ऐसा आप कुछ उसमें लिख सकते नहीं। ठीक है, any act done by the company which goes beyond the powers of memorandum। अगर कोई भी एक्ट, मतलब उसमें नहीं लिखा था, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी थी फूड प्रोडक्ट बनाने की और आपने रेडीमेड गारमेंट स्टार्ट कर दिया जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लॉज में मेंशन नहीं है, और आपने ऐसा कर दिया, मतलब आपने जो मेमोरेंडम बनाया था उसके आप अगेंस्ट में चले गए, तो ऐसे केस में उसे बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस। क्या बोला जाएगा? अल्ट्रा वायरस। कब बोलेंगे ऐसा? जब आप पावर्स के बाहर चले गए, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मेमोरेंडम। जो आपने ऑब्जेक्टिव लिखा था, ऑब्जेक्टिव के बाहर चले गए, ऐसा कुछ आपने एक्ट कर दिया जो कंपनी के मेमोरेंडम के खिलाफ हो जाता है, तो उसे बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में 100% आपको आएगा रिगार्डिंग अल्ट्रा वायरस, हमेशा आएगा, तो आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए। एनीथिंग डन बियॉन्ड द कैपेसिटी, बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द मेमोरेंडम विल बी नोन एज अल्ट्रा वायरस एंड इट विल बी इनवैलिड। उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, it is a public document and anyone who wants to enter into a contract with the company is supposed to have knowledge about the content of the company's memorandum of the association। ये एक ओपन डॉक्यूमेंट है। ओपन डॉक्यूमेंट मतलब जो चाहे उसको रीड कर सकता है। ठीक है, इवन कंपनी का मेमोरेंडम आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। आप कुछ फीस कंपनी को पे करेंगे तो आपको प्रिंट आउट भी भेज देंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर आउटसाइडर कंपनी के साथ कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, तो उस व्यक्ति ने मेमोरेंडम को पढ़ लेना चाहिए, ताकि उसको कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाए, पावर्स ड्यूटीज के बारे में पता चल जाए, और फिर वो एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले सके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, तो इट्स अ ओपन डॉक्यूमेंट। कैसा डॉक्यूमेंट है? पब्लिक डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, एनीवन कैन कम एंड रीड। जो भी रीड करना चाहता है उसको वो पढ़ लेना चाहिए। जो भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है उसको जरूर पहले मेमोरेंडम पढ़ना चाहिए। Companies Act 2013 has prescribed the format in the form of table A, B, C and E for
for preparing the memorandum of different types of company। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप खुद का मेमोरेंडम नहीं बना पा रहे हो, ठीक है ना, हमने देखा कि हर एक कंपनी के पास अपना मेमोरेंडम होना चाहिए, बट आपको लगता है कि मुझे आइडिया नहीं है मेमोरेंडम कैसा बनना चाहिए, तो कंपनी ने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के हिसाब से ना एक रेडीमेड मेमोरेंडम बना के रखा है कि आपको नहीं समझता तो हमने जो बनाया वो अडॉप्ट कर लो, ठीक है ना। तो उसका नाम रखा गया टेबल ए, बी, सी, डी, ई, ऐसे कुछ टेबल बना करके रखे गए। दैट मीन्स रेडीमेड मेमोरेंडम इज अवेलेबल। आपको नहीं पता कि मेमोरेंडम कैसा बनाना है, अडॉप्ट कर लो। आपका जो सेबी ने दिया हुआ है, आरओसी ने ऑलरेडी जो दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट ने जो दिया हुआ है, उसको आप अडॉप्ट कर लो, आपका मेमोरेंडम रेडी हो जाएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि ये अलग अलग क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी के लिए। फॉर एग्जांपल टेबल ए जो है वो किसके लिए है, वो लिमिटेड कंपनी के लिए है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी जो गारंटी कंपनी होती है, कौन सी कंपनी, गारंटी कंपनी, उसके लिए टेबल बी आप अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल भी है, लिमिटेड बाय गारंटी भी है, तो उसके लिए आपको अडॉप्ट करना चाहिए टेबल सी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल भी नहीं है, तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा टेबल डी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी अनलिमिटेड है, उनका जो भी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है और शेयर कैपिटल भी रखती है, तो ऐसी कंपनीज के लिए क्या करना पड़ेगा, टेबल ई अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टेबल ई अडॉप्ट करना पड़ेगा। मूविंग फर्दर विद द क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, अभी अभी हमने कंटेंट देखा था कि मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं। अंडर पॉइंट नंबर 5, नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज एंड एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब एक एक करके इसको एलाबोरेट करेंगे, फर्दर डीप में हम जाएंगे। तो सबसे पहला आता है नेम क्लॉज, कीपिंग नेम ऑफ द कंपनी। तो जब आप मेमोरेंडम ओपन करके उसमें नेम क्लॉज में देखते हो तो आपको क्या मिलेगा वहां पर, दिस क्लॉज मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या है, ये आपको मिलेगा नेम क्लॉज से। As a company is a legal entity distinct from its member, it has to have its own name। क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी है, स्टैट्यूटरी एंटिटी है, तो इसका खुद का अपना नाम होना चाहिए इसके मेंबर से अलग, टू एस्टेब्लिश इट्स सेपरेट आइडेंटिटी, ताकि इसकी एक अलग पहचान बने। तो किसी का पहचान बनाना है तो उसका नाम तो होना चाहिए ना, आप किसी को XYZ करके थोड़ी बोल सकते हो, राइट है ना, फलाना ने ऐसा काम किया। तो जब अगर किसी का पहचान क्रिएट करना है तो उसका नाम होना जरूरी है, तो कंपनी का भी यहां पर नाम देंगे हम। द प्रमोटर चूज अ नेम फॉर द कंपनी, तो कंपनी का नाम देता कौन है, प्रमोटर्स, ऑब्वियसली जिन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन जब हम नाम सोच रहे हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे दिमाग में आने चाहिए व्हाइल कीपिंग अ नेम ऑफ द कंपनी। आप क्या क्या चीजों को कंसीडर करेंगे, तो फर्स्ट इज व्हाट, the name should not be identical or resemble the name of an already existing company registered under this act or any previous company law। very important, आप जो नाम दे रहे हैं वो किसी दूसरे के नाम से मैच नहीं करना चाहिए, रिजेंबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने उसका नाम रख दिया एप्पल, चलेगा क्या, नहीं, ऑलरेडी एप्पल नाम का प्रोडक्ट है मार्केट में, है ना। मैं चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, चॉकलेट सेल करना चाहता हूं, मैंने मेरी कंपनी का नाम रखा कैडबरी, ई नहीं चॉलबे, ई नहीं चॉलबे, क्यों, ऑलरेडी कैडबरी का नाम है कि नहीं। या आपको जो रिजेंबल लगता है ना, सेम लगता है, वैसा भी आप नाम ना रखें। अदरवाइज क्या होगा, आपने कई बार देखा होगा कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे एक बार आपको
एक पिकलेट पाउडर मालूम होगा, नाइसिल करके, बहुत फेमस है ना, समर के टाइम पर नाइसिल करके एक पाउडर है जो यूज होता है। तो नाइसिल की जो स्पेलिंग है उसकी जगह एक प्रोडक्ट आया था नेहासिल, ठीक है। नाइसिल नेहासिल मतलब क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट का पैकेजिंग वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे, स्पेलिंग में थोड़ा चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे एक मोबाइल का प्रोडक्ट आता था नोकिया, ठीक है, और उसको मैं अगर ऐसा चेंज कर दूं नोकिया, इंस्टेड ऑफ आई मैंने क्या पुट कर दिया, डबल ई, और मैं इसको सेल कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, रिजेंबल। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे गलत फहमी क्रिएट होती है आपके कस्टमर्स में, आपके जितने भी स्टेक होल्डर है उनमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिकल नेम और रिजेंबल नेम को सिलेक्ट नहीं करना है, न्यू नेम होना चाहिए। कैसा नेम होना चाहिए, न्यू। नंबर 2, the name should not contain, name should not contain any word which will constitute an offense under any law। ऐसा नाम आप सिलेक्ट ना करें जो किसी कानून के तहत ऑफेंसिव हो, गलत हो, तो ऐसे वर्ड्स को आप अवॉइड कीजिए, है कि नहीं। तो ऐसे नाम सिलेक्ट ना करें which contain any word which will constitute an offense, मतलब ऐसा वर्ड, मतलब किसी ने सपोज बैड वर्ड की कंपनी बना दी, कोई बैड वर्ड है उसकी कंपनी नाम का, उस नाम का कंपनी दे दिया, चलेगा क्या, नहीं, ये ऑफेंस है ना, किसी को बैड वर्ड देना क्या है, ऑफेंस है, और आप वो नाम की कंपनी बना रहे हो, तो इट वोंट वर्क, ठीक है। The name or word in the name shall not offend any section of people। आप ऐसा भी नाम ना रखें कि कोई सोसाइटी, कोई सेक्शन ऑफ पीपल है, उनको ये उनके अगेंस्ट लगे। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल होते हैं, है ना, कभी कभी जो व्हाइट पर्सन्स हैं उनको बोलते हैं नीग्रो, क्या बोलते हैं, निग्रो। तो निग्रो जो है ये वर्ड उनके लिए ऑफेंसिव है, तो आप ऐसी कंपनी का नाम नहीं रख सकते जो किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या है, ऑफेंसिव है, गलत है, उनको बुरा लगता है, आप ऐसे नाम नहीं रख सकते, ठीक है। द नेम शैल नॉट वायलेट द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स, मतलब इसका भी एक अलग से प्रोविजन बनाया है 1950 में कि आपको नाम कैसा रखना है, तो उसमें जो प्रोविजन है उसका भी उल्लंघन आपको नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। नंबर 5, द नेम शैल नॉट रिजेंबल एनी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर कोई नाम ऑलरेडी कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, अभी देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैडबरी कंपनी है, कौन सी कंपनी है, कैडबरी। तो कैडबरी तो कंपनी का नाम है, लेकिन उसका एक प्रोडक्ट है डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, डेयरी मिल्क के नाम से ही कंपनी बना दी। मैं बोलूंगा भाई डेयरी मिल्क कोई कंपनी थोड़ी है, ये तो प्रोडक्ट का नाम है ना, मैंने तो मेरे कंपनी का नाम रखा है, नहीं, लेकिन डेयरी मिल्क क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, क्या है वो, ट्रेडमार्क। आप डेयरी मिल्क का भी नाम ले सकते नहीं हो, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बीच में एक कंपनी थी जो अंडरगारमेंट्स बनाती थी, जिसका नाम था अमूल माचो, कभी आपने सुना होगा, अमूल माचो। क्या बनाते थे, अंडरगारमेंट बनाती है, अभी भी बनाती है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, इसके ऊपर जो अमूल कंपनी है, आपको मालूम होगा ना, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल, राइट। तो जो अमूल कंपनी है उसने अमूल माचो के ऊपर केस कर दिया कि हमारा प्रोडक्ट जो अमूल है, जो डेयरी प्रोडक्ट सेल करता है, इनका नाम इन्होंने अंडरगारमेंट में चालू कर दिया, ये नहीं चलेगा। तो फिर माचो कंपनी वालों ने क्या किया, अपने नाम में से अमूल हटा दिया, समझ में आ रहा है, उनको हटाना पड़ा।
अब उनके प्रोडक्ट का नाम सिर्फ क्या है, माचो, राइट। और अमूल ने भी क्या किया, खुद का उन्होंने आई थिंक अंडरगारमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट की और उन्होंने अमूल के नाम से सेल। अभी हमको दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, अमूल के भी अंडरगारमेंट्स अलग से आते हैं और माचो के भी अंडरगारमेंट्स अलग से आते हैं। गेटिंग दिस एग्जांपल एवरीवन। तो अगर किसी का प्रोडक्ट का भी ट्रेडमार्क है, मतलब रजिस्टर्ड नेम है, वो नेम भी आप ले सकते नहीं हो। Point number 6, the name should not have any word that gives an impression that the company is connected with or has the support of central or state government or any local authority। ऐसा नाम आप सिलेक्ट ना करें जिससे ऐसा पता लगे या ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो, ऐसा लोग प्रिज्यूम करें कि कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट है या कोई लोकल अथॉरिटी का सपोर्ट है। सपोज मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और उसके ऊपर लिख दिया बीएमसी रेस्टोरेंट। अभी बीएमसी जनरली किसके लिए यूज होता है, बृहत मुंबई कॉर्पोरेशन है ना, जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके लिए यूज होता है। और आप वहां पर बीएमसी रेस्टोरेंट लिख देंगे, चलेगा क्या? आंसर इज नो। ठीक है, तो ऐसा आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई नाम रख सकते नहीं है। नंबर 7, इन द केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी, द वर्ड, लास्ट वर्ड जो होता है वो आपको पुट करना है लास्ट में लिमिटेड। फॉर एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड है ना, तो अगर आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको लास्ट में वर्ड लिखना पड़ेगा लिमिटेड, शॉर्ट में आप लिख देंगे एलटीडी चलेगा। ठीक है, और अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो आपको लास्ट में वर्ड लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं पीवीटी एलटीडी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी है तो क्या यूज करना है वर्ड, ओनली लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी है तो क्या वर्ड यूज करना है, प्राइवेट लिमिटेड। और अगर आपका 1 पर्सन कंपनी है तो आपको शॉर्ट में वहां पर मेंशन करना है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी इनटू ब्रैकेट। ठीक है, तो आपने देखो प्राइवेट लिमिटेड तो लिखा ही है 1 पर्सन कंपनी में, उसके साथ साथ ब्रैकेट में होना चाहिए ओपीसी। ठीक है, द कंपनीज एक्ट स्टेट्स दैट एवरी कंपनी शैल paint or affix its name and address of its registered office outside its place of business। obviously जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका नेम बोर्ड होता है, बाहर होता है ना, तो वहां पर आपका नेम पेंट में होना चाहिए या एफिक्स किया होना चाहिए, चाहे आप प्रिंट करके लगाएं या पेंटिंग करके लगाएं, इट डिपेंड अपॉन यू, बट इट शुड बी एफिक्स्ड आउटसाइड योर प्लेस ऑफ बिजनेस। तो क्या क्या होना चाहिए वहां पर, नेम होना चाहिए और रजिस्टर्ड एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, क्या इस नेम को चेंज किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, अ कंपनी में चेंज इट्स नेम, कंपनी कर सकती है, नाम बदलना कर सकते हो आप एनी टाइम, खुद से करना है खुद से कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रिलायंस स्मार्ट का अभी अभी नाम क्या कर दिया गया, जियो मार्ट, है ना, सुना है आपने। इसके बाद पहले बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, जैसे वोडाफोन और आइडिया, ये कंपनी चेंज होकर अभी नाम बदल गया, उनका क्या हो गया, वी, है ना। तो ऐसे कंपनीज का नाम अगर आपको खुद से चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। जब आपको चेंज करना है अप्लाई करके, या जो शेयर होल्डर की पहले मीटिंग कर लीजिए, और मीटिंग करने के बाद वहां पर 75% अगर वोट्स आपको मिल जाते हैं तो आप आरओसी में दे करके अप्लाई कर सकते हैं नेम चेंज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन इट्स कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। अगर आपका कंपनी पहले पब्लिक कंपनी था तो आपके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगा था, और आप अगर वो प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो अभी उसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा, तो भी आप नेम चेंज कर सकते हैं। ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ इट इज in the of the opinion that the name is similar to the name of an already existing company or similar to an registered trademark। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कि भाई आपका नाम किसी के सिमिलर मैच कर रहा है तो आप अपना नाम बदल दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीजी ने बोला है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। नेम क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है?
रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसीजन पास्ड इन द मीटिंग। जो डिसीजन मीटिंग में पास हुआ है उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, अब वो रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। एक रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या होता है? ऑर्डिनरी। और दूसरा रेजोल्यूशन होता है स्पेशल। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब जिसमें मेजोरिटी होती है 50%, विच रिक्वायर्ड मोर देन 50% का मेजोरिटी। और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां पर विच रिक्वायर्ड मोर देन 75% मेजोरिटी। ठीक है, तो यहां पर हाफ से ज्यादा जनरली होता है और यहां पर 3/4 एटलीस्ट होना चाहिए। बराबर है। कभी कभी हम गेम्स में प्ले करते हैं ना, जहां पर ज्यादा क्राउड होगा उनकी बात मानी जाएगी। तो सपोज 100 लोग हैं, 100 में से 51 लोग अगर फेवर में है तो यस, वो 51 लोग जो बोलेंगे वो माना जाएगा। ऐसा है तो हम उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर हम चाहते हैं नहीं, मैक्सिमम लोग, बहुमत होना चाहिए, ज्यादा लोग अगर वहां पर, तो बहुमत मतलब क्या हो जाता है? एटलीस्ट 75%। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन, जो कि आता है 3/4 मेजॉरिटी। तो अगर आपको मेमोरेंडम में चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। मतलब जो शेयर होल्डर बैठे हुए हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं, उसमें से 75% लोग अगर राजी हैं, अगर वो एजेंडा के फेवर में वोट देते हैं, अगर वो नाम चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम इसे ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लॉज इज एड्रेस क्लॉज, जिसे हम बोलते हैं डोमिसाइल क्लॉज। किस नाम से जाना जाता है ये? डोमिसाइल क्लॉज। तो आप चाहे उसको एड्रेस क्लॉज बोलो या आप उसको डोमिसाइल क्लॉज बोलो, तो इसमें लिखते क्या है? इसमें लिखते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, या आप इसको बोल सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ये नाम भी दे सकते हो। इसमें आप करस्पॉन्डेंस के लिए, बातचीत के लिए एक रजिस्टर्ड एड्रेस दे देते हो कि हमारे कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस ये है, ताकि अगर किसी को भी कम्युनिकेट करना है, कोई बातचीत करना है, कोई लेटर लिखना है, इस एड्रेस पे वो लिखे, या आपको वेरिफिकेशन करने आना है तो इस एड्रेस पे आ जाए। ठीक है, द क्लॉज स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। तो ये जो क्लॉज है वो बताता है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कौन से स्टेट में लोकेटेड होगा। एवरी कंपनी मस्ट हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। हर एक कंपनी को 30 दिन के अंदर डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा। कौन से 30 दिन? जब से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जब से उसको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। आरओसी कौन? मदर ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है। इट एस्टेब्लिशेस द डोमिसाइल और लोकेशन ऑफ द कंपनी। तो इससे पता चलता है कंपनी का लोकेशन क्या है। इट इज द एड्रेस टू विच ऑल कम्युनिकेशंस, नोटिस एटसेट्रा विल बी सेंड। ये ऐसा एड्रेस है जहां पर सारे कम्युनिकेशन किए जाएंगे, नोटिस भेजे जाएंगे। इट इज ऑल्सो द प्लेस वेयर ऑल स्टैट्यूटरी बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विल बी केप्ट। ये वो प्लेस है जहां पर कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, जरूरी कागजात हैं, वो रखे जाते हैं, ताकि किसी ऑफिसर को जाके चेक करना हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर चेक कर सकता है। The address clause also indicate the jurisdiction of the court where cases can be filed by the company against other। ये address clause ये भी बताता है कि कंपनी को अगर किसी पर केस करना है तो उसका jurisdiction क्या है, उसका एरिया क्या है, कौन से एरिया में वो केस कर सकता है ना। ऑब्वियसली केस आप वहीं रजिस्टर करते हैं, उसी कोर्ट में रजिस्टर करते हैं जो आपका इलाका होता है। तो यहाँ पर भी कंपनी का क्या इलाका है, क्या जुरिडिक्शन है, क्या एरिया है, वो एड्रेस क्लॉज से पता चलता है। तो ये 4 पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि एड्रेस क्लॉज से क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है, क्या पता चलता है। ठीक है, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? क्या आप अपने रजिस्टर्ड एड्रेस को बदल सकते हैं? यस, बदल सकते हैं बिल्कुल। अ कंपनी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी और टाउन।
सेम सिटी में, मतलब सेम शहर या जो कस्बा है उसमें आपको एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। तो आपको कोई ऑल्टरेशन मेमोरेंडम में करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप आरओसी में आप एक लेटर दे दीजिए कि हमने अपना एड्रेस, सपोज मुंबई में पहले हमारा ऑफिस दादर में था तो हमने दादर से शिफ्ट करके घाटकोपर में कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं क्योंकि सेम सिटी में है। ठीक है ना, इसमें कोई ऑल्टरेशन की बात नहीं आती है। नंबर 2, वन टाउन और सिटी टू अनदर टाउन और सिटी। सपोज मैंने मुंबई से मैं पूना शिफ्ट हो रहा हूं। कहां शिफ्ट हो रहा हूं? पूना। मैंने रजिस्टर ऑफिस पूना कर रहा हूं। ठीक है, तो आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम स्टेट के अंदर, मतलब आप महाराष्ट्र में ही है। वन स्टेट टू अनदर स्टेट, है ना, थर्ड कैटेगरी। इन बोथ द केसेस बी एंड सी अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग। तो आप अगर बी वाला ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब सेम स्टेट में एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, आप मुंबई से पूना जा रहे हो या मुंबई से नासिक जा रहे हो, स्टेट सेम है, तो भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, 3/4 मेजोरिटी मिलनी चाहिए। टू ऑल्टर द एड्रेस क्लॉज इन द केस ऑफ सी अबव, अप्रूवल ऑफ द रीजनल डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर हमारा जो पूरा नेशन है उसको रीजनल डायरेक्टर्स के थ्रू डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल वी हैव 4 रीजन्स ओवर हियर। ठीक है, उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा करके कुछ रीजनल डायरेक्टर बनाए गए। नॉट ओनली 4, इससे ज्यादा भी हो सकता है, मे बी 7 और 8 ऐसे रीजनल डायरेक्टर बनाए गए हैं, और जिसके अंडर में क्या आता है? आरओसी। क्या आता है? आरओसी। अभी सपोज हम यहाँ पर इस जोन में आते हैं और महाराष्ट्र साइड का जो भी पर्टिकुलर एरिया है ना, यहाँ से हम शिफ्ट हो रहे हैं और हमें जाना कहाँ है? हमें जाना है मध्य प्रदेश, शिफ्ट होना है। तो ऐसे केस में हमारा जो रीजनल डायरेक्टर है उसका अप्रूवल हमें लेना पड़ेगा, उसका अप्रूवल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बात बता दी गई कि अगर आप ए के जैसा ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब सेम सिटी में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो कोई भी आपको अल्टरनेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। बट आप बी या सी दोनों कर रहे हो, दोनों में से कोई एक कर रहे हो, तो आपको पहली बात तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा दोनों ही केस में। और सिर्फ सी के लिए आपको रीजनल डायरेक्टर का भी क्या रिक्वायर्ड है? अप्रूवल। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस क्लॉज डिफाइंस द ऑब्जेक्ट फॉर विच अ कंपनी इज फॉर्म्ड। कंपनी क्यों फॉर्म की गई है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस पर्टिकुलर क्लॉज में पता चलता है। इट इंडिकेट्स द रेंज ऑफ एक्टिविटीज अ कंपनी कैन अंडरटेक। ये हमने पहले भी रीड किया कि कंपनी का जो रेंज है, कहां तक कंपनी कौन से स्कोप में काम कर सकती है, यहां से पता चलता है। This clause state in detail the main object for which the company is to be incorporated. ये कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है, जिस लिए कंपनी बनी है, ये यहाँ पर दर्शाता है। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब एनी अदर एक्टिविटीज इट में अंडरटेक इफ नेसेसरी। और ये भी बताता है कि जरूरत पड़े तो ये और भी बाकी एक्टिविटीज कौन कौन से कर सकते हैं वो बताएगा। ठीक है, इन अचीविंग इट्स मेन ऑब्जेक्ट, ताकि वो मेन ऑब्जेक्ट को क्या कर सके? अचीव कर सके। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल, इमोरल, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। किसी दूसरे कानून के या कंपनीज एक्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रावेन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, और किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। A company cannot do anything beyond or outside the scope of its objective. आपने जो ऑब्जेक्टिव लिख दिया उसके बाहर आप कोई काम नहीं कर सकते। It can do anything which is incidental. Incidental मतलब related, ठीक है ना, to and consequential upon the subject object specified in this clause. तो अगर उससे कोई related चीज है, incidental है या consequential है,
तो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी इंसिडेंटल का मतलब क्या हो गया, जो उससे रिलेटेड एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेडीमेड गारमेंट बनाने का काम कर रहे हो, तो आप चाहो तो आप थ्रेड का बिजनेस भी कर सकते हो, क्योंकि थ्रेड जो है ना, धागे, थ्रेड का बिजनेस उससे रिलेटेड होता है। या थ्रेड जो रॉ मटेरियल है वो भी आप परचेस करके सेल कर सकते हो, क्योंकि कपड़ा बनाना और थ्रेड बनाने में रिलेशन तो बिल्कुल है, ठीक है। या ऐसा कोई काम जो कॉन्सिक्वेंशियल है, कॉन्सिक्वेंशियल मतलब उसके रिजल्ट्स के थ्रू आया है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेट्रोल मैन्युफैक्चर करते हो, अब पेट्रोल बनाते बनाते कैरोसिन भी बन जाता है। अभी कैरोसिन बनाना था नहीं हमको, लेकिन हम पेट्रोल बना रहे थे, तो उस प्रोसेस के दौरान क्या बन गया, कैरोसिन। तो आप केरोसिन भी सेल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कोई मिल्क कंपनी है और उसका मेन मोटो है घी, जो होता है घी, घी बनाते हैं ना हम लोग, तो घी बनाते बनाते अलग से छाछ भी बन जाता है। तो कंपनी को छाछ बेचना है तो छाछ भी बेच सकती है, अमूल जैसी कंपनी जो है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंशियल, तो इंसिडेंटल और जो कॉन्सिक्वेंशियल वर्क है वो भी आप कर सकते हो। एनी एक्ट डन बाय अ कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट, कोई भी काम आपने स्कोप के बाहर किया तो हमने पहले देख लिया उसको क्या बोला जाएगा, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। दैट विल बी टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस। और ये क्या होगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं, मतलब ऐसा कोई हुआ ही नहीं था काम, ऐसा समझा जाएगा, ठीक है। वॉइड एंड हैव नो लीगल वैलिडिटी, उसको कानूनी तौर पर कोई भी महत्व प्रदान नहीं किया जाएगा अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जो आपके स्कोप के बाहर है। गेटिंग इट एवरीवन? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का मतलब तो हमको पता चल गया। व्हाट डू यू मीन बाय अल्ट्रा? अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड द वर्ड्स, एक्चुअली बियॉन्ड द वर्ड्स क्या होना चाहिए, बियॉन्ड द वर्ड्स एंड द वायरस, है ना। अल्ट्रा मतलब क्या हो जाता है, बियॉन्ड, और वायरस, वायरस मीन्स व्हाट, पावर, मतलब बियॉन्ड योर पावर्स। अगर आप अपने पावर्स के बाहर कुछ काम करते हो, जो अथॉरिटी आपको दी गई उसके बाहर कुछ काम करते हो, उससे बोला जाएगा अल्ट्रा वायरस, ठीक है। सो अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, एंड वायरस, वायरस जो वर्ड है उसका मतलब होता है पावर। तो बियॉन्ड पावर जब आप कोई काम करोगे, इट विल बी टर्म्ड एज इनवैलिड अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के बाहर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस। The doctrine of ultravirus states that any activity done by a company which is beyond the power of the company will be null and void or legally ineffective even if all the members have agreed to such act। तो देखो यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि कोई भी एक्टिविटी अगर आपने मेमोरेंडम के बाहर की तो वो हो जाएगा नल एंड वॉइड। अगर इसके लिए सारे मेंबर एग्री भी हो गए तो भी उसको नल एंड वॉइड ही समझा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी फूड प्रोडक्ट में है और उसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि हम फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल करते हैं। अचानक एक दिन कंपनी ने रेडीमेड गारमेंट बनाया और उसको बेचना स्टार्ट कर दिया। क्या कंपनी के ऑब्जेक्ट में था, कंपनी के पावर्स में था रेडीमेड गारमेंट्स बनाना और सेल करना? नहीं। तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायरस। तो शेयर होल्डर ने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, ऐसा हम सब मिलकर के एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। क्या रेजोल्यूशन पास कर देंगे, हम डिसीजन मान लेंगे कि कंपनी रेडीमेड गारमेंट बेच सकती है। ऐसा सबने राजी किया कि हमको कंपनी की इस एक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, शेयर होल्डर हम है, मालिक हम है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर कंपनीज एक्ट बोलता है नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेंबर चाहे भले एग्री हो जाए, बट क्या ये आपके ऑब्जेक्ट में लिखा था? आंसर इज नो। तो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या है, नल एंड वॉइड, मतलब उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, वो लीगल नहीं है, ठीक है। Thus, a company cannot undertake any object or activity not stated in the object clause। और अगर कंपनी कोई एक्टिविटी ले लेती है जो उसके पावर के बियॉन्ड होगा, उसको कभी भी एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा।
मतलब कंपनी ले ही नहीं सकती, ठीक है, कंपनी वो काम कर ही नहीं सकती। इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस, अच्छा कोई अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हो गया तो क्या करें, हो गया, गलती हो गई तो क्या करें, द एक्ट विच आर अल्ट्रा वायरस आर कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, द कंपनी कैन नॉट sue एनीबडी। तो ऐसा हो गया तो कंपनी किसी पे केस नहीं कर सकती, नॉर कैन एनी थर्ड पार्टी फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी, ना ही कोई दूसरा पार्टी कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। तो ना आप किसी के ऊपर केस कर सकते हो, ना कोई आपके ऊपर केस कर सकता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर हम थे फूड प्रोडक्ट के बिजनेस में, हमारा काम था फूड प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर रेडीमेड गारमेंट स्टार्ट कर दिया, शर्ट्स, ट्राउजर्स, है ना, ये सब हम सेल करने लगे। और हमारा किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सपोज 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और उसने हमको गुड्स सप्लाई करने के लिए बोला। हमने उतने 20 लाख रुपए के गुड्स बनाए और उसको सेल किया। अब वो हमको पैसे नहीं दे रहा है, सामने वाला पार्टी हमको पैसे नहीं दे रहा है, क्या हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि काम ही आपने ऐसा किया, आपने अल्ट्रा वायरस वाला काम किया, आप उस पार्टी पे केस नहीं कर सकते। दूसरा, सपोज चलो उसका जाने दो, हमने पैसे ले लिए एज अ कंपनी, हमने पैसे ले लिए लेकिन उसको माल सप्लाई नहीं किया और हम अब करना भी नहीं चाहते, तो क्या वो पार्टी हम पे केस कर सकता है? आंसर इज नो, ना वो हम पे केस कर सकता है ना हम उस पे केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या था, नल एंड वॉइड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ऐसा समझा जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स of the company can get an injunction from the court to stop the company from doing any act which is ultra virus। तो यहाँ पर इंजेक्शन क्या होता है, स्टॉप ऑर्डर होता है ना, स्टे ऑर्डर। तो अगर शेयर होल्डर को या मेंबर्स को लग रहा है कि कोई एक्ट जो है वो कंपनी क्या कर रही है, अल्ट्रा वायरस कर रही है, तो वो कोर्ट में केस करके इसको स्टॉप करवा सकते हैं, मतलब इंजंक्शन ला सकते हैं कि जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक इस काम को क्या कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए। गेटिंग इट? तो डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट हुआ है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या है, उसका इफेक्ट यही है कि वो स्टार्टिंग से नल एंड वॉइड है, उसका लीगल इफेक्ट कोई नहीं आने वाला है, ना कंपनी किसी पर और ना कोई कंपनी पर केस कर सकता है। और मेंबर अगर चाहे, मेंबर्स ऑफ द कंपनी चाहे तो कोर्ट से स्टॉप ऑर्डर ले सकते हैं, स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंजंक्शन, ठीक है। ये मेंबर्स का पावर है। The director of the company are personally liable for ultra virus act of the company। और अगर कोई नुकसान हुआ कंपनी का, इस केस में कोई लॉस हुआ, तो उसके लिए किसको पकड़ा जाएगा, डायरेक्टर्स को पकड़ा जाएगा। दे विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। फॉर एग्जांपल, ये जो 20 लाख रुपए हैं ये सामने वाली पार्टी हमें नहीं दे रही थी, तो अभी तो हम उस पर केस नहीं कर सकते, तो अगर ये हमारा लॉस हुआ तो हम किससे भरपाई करके लेंगे, डायरेक्टर से, डायरेक्टर से ये पैसा वसूला जाएगा। पर्पस ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अच्छा पर्पस क्या, इसको क्यों बनाया गया, पर्पस ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर लाइक द शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, बैंक एटसेट्रा। तो हम चाहते हैं कि ये जो भी स्टेक होल्डर हैं, जिनका भी पैसा लगा हुआ है या जो भी जुड़े हुए हैं कंपनी से, उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। नहीं तो आप अल्ट्रा वायरस करके लॉस करते रहोगे, बाद में अंजाम कौन भुगतेगा, ये जो स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर है, क्रेडिटर है, इनको भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का क्लॉज लगाया गया है, ताकि अगर कोई लॉस होता भी है तो वो कौन उसकी भरपाई करेगा, रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर, डायरेक्टर से उसकी भरपाई करके ली जाएगी। द स्टेक होल्डर have a right to ensure that the company uses their money for the object mentioned in the memorandum। क्यों ऐसा किया गया है, ताकि जो शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर है, उनको ये पता हो कि जिस काम के लिए हमने पैसा दिया था, हमने कंपनी को पैसा दिया था फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए, बेचने के लिए, और कंपनी तो रेडीमेड गारमेंट में पैसा लगा रही है, हमने तो उसके लिए पैसा दिया नहीं था। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्ट्रा वायरस जैसा यहाँ पर क्लॉज लगाया गया है, या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये क्लॉज यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। क्या इसको बदलाव, इसमें बदलाव किया जा सकता है, अल्टरेशन किया जा सकता है। अ कंपनी में चेंज इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज एज
एंड व्हेन इट फील्स इट इज नेसेसरी, जब उसको लगता है कि हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना चाहिए तो बदल सकती है। टू डू सो, ऐसा करना है तो ये सर्वाइवल और ग्रोथ का अगर ऐसा चांसेस है तो ऐसे केस में वो कर सकती है, बशर्ते उसको क्या पास करवाना पड़ेगा पहले, स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 3/4 मेजोरिटी उनके साथ में होनी चाहिए शेयर होल्डर की। मस्ट बी पास्ड इन द जनरल मीटिंग फॉर फॉर अल्टरिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को अगर आपको अल्टर करना है, चेंज करना है, तो आपको जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। गेटिंग इट एवरीवन? सो डन फॉर द डे, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विथ न्यू क्लॉजेस, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।